नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज देखेंगे फिर से करंट अफेयर्स का साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सीरीज़ देखेंगे, जो कि हम लोग पहले 1 मई टू 7 मई का करंट अफेयर्स सीरीज़ पहले देख चुके हैं। आज हम लोग फिर 7 मई टू 14 मई तक का करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे। आज करंट अफेयर्स में MCQs के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी रहेंगे, जो कि जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेगा वहाँ पे आप लोगों के पॉइंट्स भी बताई जाएंगी। तो हम चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई थी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 7 मई, 8 मई, 6 मई और 9 मई। तो हम लोग जान लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो जयंती मनाई जाती है वो 7 मई को मनाई जाती है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की जो जयंती होती है वो 7 मई को मनाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 7 मई को 1861 में कोलकाता में हुआ था, यानी 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। और 2021 में, यानी कि 7 मई 2021 को इनकी 160वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती? 160वीं जयंती इनकी मनाई गई है। कब? 7 मई 2021 को। फिर हम लोग देख लेते हैं, अब इनसे बहुत सारे रविन्द्रनाथ टैगोर से MCQs बनते हैं। हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे नोट करते हैं हम लोग। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो दिया गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह भी सवाल आ सकता है, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। या बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये भी जान लीजिए कि भारत का भी राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, महात्मा गांधी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? यह भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट पे आते हैं कि भारत एवं एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य में मिला था नोबेल पुरस्कार। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से हम लोग जितने सारे फैक्ट्स थे वो हम लोग देखें, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाए 7 मई को, हम लोग ये भी देख लिए। अब फिर हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे दिवस होगा, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? इसमें भी ऑप्शन है 4 मई, 7 मई, 8 मई, 5 मई। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 7 मई होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं कि सीमा सड़क संगठन जो था उसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 मई 1960 को हुई थी, और 7 मई 2021 को BRO का जो है 161वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया था। अब हम लोग BRO के बारे में कुछ जान लेते हैं कि BRO क्या है, BRO क्या काम करता है, इसकी मुख्यालय कहाँ है, ये सब सारी चीज़ें थोड़ी हम जान लेते हैं। तो BRO का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है, और भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्यों को दूर दराज के बुनियादी क्षेत्रों का विकास करना, और उसका सड़क का निर्माण करना। हम इसके उद्देश्य को देख रहे हैं यहाँ पे हम। उसके बाद इसकी स्थापना हम लोग पहले पढ़े थे ऊपर में कि स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था, और इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसके महानिदेशक है, यानी जो इसके हेड हैं वो राजीव चौधरी हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसके जो हेड हैं वो राजीव चौधरी हैं।
अब तीसरे हम लोग MCQ पे आते हैं। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, तो इसमें वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग भी वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। तो हम लोग देखते हैं तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में सबसे पहला खोला गया? तो हम लोग देखते हैं ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में खोला गया। अभी हम देखते हैं कि ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्या है और ये क्यों खोला गया, इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। और इससे पहले आप जान लीजिए कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर जो खुला वो महाराष्ट्र में सबसे पहला खोला गया है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर महाराष्ट्र में खोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉइंट्स में कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई है। सारे राज्यवासियों, सारे देशवासियों को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दिया गया है। और मुंबई में कोरोना के खिलाफ ड्राइव इन वैक्सीनेशन टीका केंद्र में लोगों कार में बैठे बैठे ही कोरोना की वैक्सीन दी रही है। मतलब कि आप लोगों को चलकर वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आना है, आपको वैक्सीनेशन पर लाइन नहीं लगाना है, आपको कार में बैठे बैठे ही कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। और ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पार्किंग में बनाया गया, मतलब कि एक कार पार्क कर दी गई है, वहीं पे आपको वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा में विशेष रूप से विकलांग, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं के वाहनों में वैक्सीन लगवाने की अनुमति दी गई है। मतलब कि आप लोग वाहन में बैठ के आ सकते हैं और वहाँ पर वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। ये सुविधा महाराष्ट्र में आपको दी गई है। अब हम महाराष्ट्र से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी हम लोग जानते हैं मुंबई है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, जो कि शिवसेना पार्टी से आते हैं, शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, दीपांकर दत्ता। ये सब सारी चीज़ें महाराष्ट्र के मैंने कुछ की पॉइंट्स के बारे में बता दिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी कबूतर और राष्ट्रीय वृक्ष आम। हमने 3 चीज़ का डिस्कशन किया यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जिक्र करते हैं। तो महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पशु गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी कबूतर और राष्ट्रीय वृक्ष आम। फिर हम लोग महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। ठीक है। अब देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है वो हमारे मुंबई शहर में ही है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में है। ये हम लोग देखा कि इन जितने भी सारी चीज़ें लिखी गई है इनके मुख्यालय जो हैं मुंबई शहर में है। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे। एक है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। 2 है प्रमुख हवाई अड्डे, हम लोग 2 देखें, एक नागपुर और एक मुंबई। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। महाराष्ट्र के मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में मिलता है, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई और महाबलेश्वर मंदिर मुंबई। हमने 3 चीज़ें यहाँ पे देखा। फिर हम लोग देखते हैं 4th नंबर MCQ पर हम लोग आ गए। किनको दे मायो त्यौहार हर साल किस देश से मनाया जाता है? सवाल हम लोग का ये है, किनको दे मायो, हम लोग जानेंगे किनको दे मायो किस मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये सब सारी चीज़ें हम पॉइंट्स में देखेंगे। हम ये आंसर फोकस करते हैं। तो पहला ऑप्शन मैक्सिको है, सेकेंड ऑप्शन अमेरिका है, थर्ड ऑप्शन उपयुक्त दोनों है और 4th ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर C उपयुक्त दोनों होगा
और मैक्सिको और अमेरिका दोनों में किनको दे मायो त्यौहार हर साल मनाया जाता है। और हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं किनको दे मायो क्या है। किनको दे मायो हर साल मैक्सिको और अमेरिका में मनाया जाता है। इन बातों का जिक्र हम लोग कर लिए सवाल में। मैक्सिको की फ्रेंच सेनाओं की जीत के उपलक्ष्य में हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। मैक्सिको ने फ्रेंच सेनाओं पर जब जीत किया था, इसी के उपलक्ष्य में हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग देखा यहाँ पे कि किनको दे मायो त्यौहार किस लिए मनाया जाता है। और इसी दिन 5 मई 1862 में मैक्सिको की सेना ने फ्रांस की सेना को प्यूबिला में हराया था, यानी बैटल ऑफ प्यूबिला लड़ाई हुआ था 5 मई 1862 को, जिन्होंने मैक्सिको की सेना फ्रांस की सेना को हरा दिया था बैटल ऑफ प्यूबिला में। ये बात को ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्यूबिला कब हुआ था? 5 मई 1862 को। अब हम 5th नंबर MCQS पे आते हैं। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सवाल मैंने सुन लिया। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हम लोग ये भी देखेंगे कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है और इनके हेड कौन है, महानिदेशक कौन बने हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखते थे मीनाक्षी सुंदरम, JB कृपलानी, रामेश्वरम गुप्ता, के पलानी स्वामी। तो हम लोग देखते हैं मीनाक्षी सुंदरम जो हैं इनके नए महानिदेशक बने हैं। हम देखते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन? रमन मीनाक्षी सुंदरम को। ICAR की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम ICAR के फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ICAR को हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। फिर हम लोग 6th नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? हम लोगों ने देखा सबसे पहले 45+ उम्र के अडल्ट को दिया गया वैक्सीन। उसके बाद से अभी 1 मई को भारत में शुरू किया गया 18+ एज वालों को। अब यहाँ पे पूछ रहा है 12 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की, जो कि बच्चों के लिए वैक्सीन है, फाइजर बायोटेक वैक्सीन। उसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो देश बना है वो है कनाडा। अब हम लोग उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं तो हाल ही में बढ़ रही लगातार कोरोना वायरस की महामारी के बीच कनाडा ने 12 से 15 साल तक उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने की अनुमति दे दी है। दुनिया में कनाडा ऐसा पहला देश होगा जहां 12 से 15 साल तक के बच्चों की उम्र को फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएगी। अब हम लोग कनाडा से फैक्ट्स देख लेते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिस ट्रूडो हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा देश कनाडा ही है। पहला है हम लोग का रूस। ये बात को ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा कौन सा है? सेकंड पे। पहला पे आता है रसिया। ठीक है। विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा ही है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा देवी किस मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? कनाडा। यानी कि अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति कनाडा के पास मिला था, जो कि भारत को लौटा दी गई है। 49वीं यानी कि 49th समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच है। ये बात का ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 49th समांतर रेखा जो है कनाडा और अमेरिका के बीच है। कनाडा के संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंट ही है। ठीक है।
7th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में मियो का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? मियो का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है महेशनगर। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देने का मियो का बड़ा जो पहले स्टेशन का नाम था, अब उसको बदल कर महेशनगर स्टेशन कर दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2018 में स्थानीय लोगों की शिकायत पर मियो का बड़ा गांव का नाम बदल कर महेशनगर कर दिया गया था। ठीक है। लोगों का मानना था कि यहाँ नाम मुस्लिम शब्द होने के कारण वैवाहिक संबंध बनने में समस्या आ रही है। ठीक, ये हम लोग का फैक्ट है कि मुस्लिम शब्द होने के कारण वैवाहिक संबंध में समस्या बनने का, इसीलिए इसका नाम महेशनगर कर दिया गया। ठीक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए समर्पित मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन 1100 लॉन्च किया है? हेल्पलाइन के लिए 1100 नंबर डायल किया है, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री जयराम ठाकुर ने इस पहल की शुरुआत की। ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर से कोरोना वायरस संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे मेडिसिन, होम क्वारंटाइन, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस इत्यादि, यानी कोविड-19 संबंधी जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में इस हेल्पलाइन से आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले किसने शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने। 9th नंबर सवाल है, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 किसने जीता है? लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो राफेल नडाल। अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल ने वर्ष 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। ये इनका चौथा लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता था। स्पोर्ट्स ऑफ मैन ऑफ द ईयर 2021 कौन जीता है? नाओमी ओसाका। इस वर्ष का टीम ऑफ द ईयर का लॉरेंस पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉल बायर्न म्यूनिख ने जीता। टीम ऑफ द ईयर। अब 3-4 एक पॉइंट के साथ 3-4 फैक्ट भी बता दी जा रही है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अब देखिए, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में, यानी 2000 ईस्वी में लॉरेंस विश्व खेल की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे है तमिलनाडु का नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फिलहाल चुनाव हुए हैं और हम लोग देखें कि वेस्ट बंगाल में 5 राज्यों में चुनाव फिलहाल हुए हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। हम लोग देखें वेस्ट बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ था इस बार। तो हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी ने अभी वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री का शपथ ली है। और हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन। MK स्टालिन आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हम अब तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट। राजधानी जो इसकी है चेन्नई है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी। प्रमुख झीलें ऊटी झील, बेरीजाम झील, कोडाईकनाल झील। पर्वत जो है सेवराय पर्वत है, पलानी पर्वत है, जवादी पर्वत है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए रहे हैं स्टेट के बारे में, उन बातों को भी ध्यान रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी पड़ती है, जो वो तमिलनाडु में ही पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं, हमने बताया कि 5 राज्यों में चुनाव कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश भी एक, पुडुचेरी भी था। अब पुडुचेरी में कौन मुख्यमंत्री बने हैं? 11 नंबर सवाल ये आता है। हम लोग देखते हैं N रंगास्वामी, ये यहाँ के चौथे टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी AINRC तथा बीजेपी के गठबंधन के सहयोग से ये बना है। तो हम लोग देखते हैं फिर से 9 मई का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। तो पहला जो सवाल है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब हम लोग देखते हैं कि नासा जो है एक अमेरिका की एरोस्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जो कि
रॉकेट लॉन्चर या अन्य भी स्पेस रिसर्च सेंटर में रिसर्च संबंधित कार्यों को देखती है। तो हम लोग देखते हैं नासा के जो अब नए अध्यक्ष बने हैं विल नेल्सन। ठीक है, नासा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो विल नेल्सन ने बने हैं। और नासा से संबंधित पॉइंट को देखते हैं, ये विल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बिल नेल्सन जो हैं वो नासा के 14वें अध्यक्ष हैं। और हम नासा से जुड़ी फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। तो हमने बताया नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका हिंदी हुआ। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, जो कि आपका अमेरिका का कैपिटल है। इसका जो मोटो है, मतलब कि एक इसका उद्देश्य जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब कि सभी को सुविधा पहुंचाना। अब हम देखते हैं इसका जो स्पेस जो सूर्य मिशन का नाम था वो था सनराइज। नासा का जो सूर्य मिशन था, इन्होंने मंगल मिशन भी शुरू किया था, इसको भी हम लोग देखेंगे कुछ दिन बाद। नासा का सूर्य मिशन का नाम था सनराइज, याद रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं नासा के बारे में। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? बुध को इन्होंने अध्ययन करने के लिए, बुध एक ग्रह है जिसको हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। बुध को अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को इन्होंने लॉन्च किया। नासा के किस मिशन में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था? वो अपोलो प्रोग्राम था, जिसमें मनुष्य जो पहली बार चंद्रमा पहुंचा था वो अपोलो प्रोग्राम था। अब फिर नेक्स्ट फैक्ट मिलता है, भारतीय मूल की किस लड़की ने, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था? वो है वनिजा रूपानी, यानी भारतीय मूल की ये लड़की हैं, अमेरिका में नासा में काम करती हैं। पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने सुझाया था वनिजा। मंगल हेलीकॉप्टर का नाम जो सुझाया था उनका नाम जो है वनिजा रूपानी है, यानी कि जिस व्यक्ति ने मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया उनका नाम वनिजा रूपानी, जो कि भारतीय मूल की थी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, थैलेसीमिया डे एक तरह का जेनेटिक बीमारी है थैलेसीमिया, जो कि 8 मई को मनाई जाती है। ठीक है, अब हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों यानी आरबीसी में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। हम लोग जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिससे कारण रक्त लाल होता है, और आरबीसी में मनुष्य के लाल रक्त कण में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, और जिससे कि इनको थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, कमजोरी हो जाता है। इसका उद्देश्य जो है 8 मई थैलेसीमिया रोग के रोकथाम करने के उपाय, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के हेल्थ के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 8 मई। और विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का जो थीम था, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, मतलब कि जितने भी सारे ग्लोबल लेवल पर थैलेसीमिया हुए हैं उसको एड्रेसिंग कराना, मतलब कि उसका परिचय कराना हेल्थ से, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को प्रदान करना। जिसको भी थैलेसीमिया हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में सभी लोगों को जागरूकता फैलाना इस बार का थैलेसीमिया दिवस 2021 का जो थीम था। अब हम देख लेते हैं अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण दिवस। अप्रैल महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को आया। विश्व आवाज़ दिवस वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को। थीम जो था वन वर्ल्ड मैनी वॉइस, मतलब एक दुनिया बहुत सारी वॉइसेज हैं, बहुत सारे तरह की भाषाएं हैं, ये बातें कही गई। विश्व आवाज़ डे वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को था। हम लोग थोड़ा सा
अप्रैल माह को थोड़ा छूट गया, क्योंकि करंट अफेयर जो सीरीज़ था वो मई से शुरू हुआ है, उसके पीछे थोड़ा सा सीरीज बचा है, जिसको हम लोग अगले हफ्ते या कुछ महीनों में हम लोग पूरा कर देंगे। तब तक हम देखते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, थीम जो था अडॉप्टिंग टू चेंज। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को, यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को, यानी विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो मनाया जाता है वो 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, इसका थीम था 2021 में 2021 में पृथ्वी दिवस का जो थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड बुक डे का 23 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को। फिर हम लोग आते हैं, हम लोगों ने अप्रैल को देख लिया, अप्रैल माह में जितने सारे इम्पोर्टेंट डेट रहे मैंने बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ठीक है, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो हम लोग देखते हैं शेंजेन। ठीक है, ये जो शहर है यह इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित इंडेक्स है जो मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलावों को नापता है। इसे नाइट फ्रैंक लंदन जारी करता है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, आप उसको देख लीजिएगा। नाइट फ्रैंक लंदन जारी करता है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में 2021 में टॉप 3 शहर जो हैं वो चाइना के हैं, शेंजेन, शंघाई और ग्वांगझू। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 में हम देखें, दिल्ली जो है 32वें नंबर पर आता है, मुंबई 36वें नंबर पर, बेंगलुरु 40वें नंबर पर सॉरी, अंतिम स्थान में न्यूयॉर्क का है, अमेरिका का एक शहर है। टॉप 5 सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। हम लोग देखते हैं कुछ विशेष सूचकांक हैं जो कि सूचक हैं बहुत सारे चीज़ों का, हम लोग देखते हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब कि किस देश में प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से फ्रीडम दी गई है प्रेस को। तो 2021 में नॉर्वे शीर्ष रहा और भारत 142वें नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। भारत चौथे नंबर पर रहा। इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। भारत रहा 49वें नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। भारत 40वें नंबर पे। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्वीडन। भारत 87वें नंबर पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यहाँ 2021 होगा तो अमेरिका। भारत 40वें नंबर पे। ठीक है, अब फिर देखते हैं 4th नंबर। नासा के पार्कर सोलर प्रोब PSB मिशन ने किस ग्रह को प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने मिशन ने किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल खोज की है? तो शुक्र को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह को प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी थी। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा है और यह 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। पार्कर सोलर प्रोब के निष्कर्ष के अनुसार पृथ्वी की ही तरह ही शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में गैस की एक विद्युत आवेशित परत है जिसे आयन मंडल कहते हैं, और इस परत में आवेशित कणों के इस प्रोब के रेडियो सिग्नल के द्वारा खोजा गया है। अब हम शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र,
किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र। सौरमंडल सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शून्य। इस बात का ध्यान किया कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका प्राकृतिक उपग्रह 0 है। ठीक है, शुक्र। अब आते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी डे कब मनाया जाता है? मतलब कि माइग्रेट करने वाले जो भी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को। इस दिवस का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक बढ़ाना, उनका संरक्षण करना। 2021 का इसका थीम था बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इसका जो 2021 का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 6 नंबर देखते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप प्लान को योजना को शुरू किया था? स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू किया। मध्य प्रदेश। हाल में किस राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप प्लान को शुरू किया? तो वो मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य जो है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को भरण पोषण करने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई। हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, मध्य प्रदेश के जीके जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इनका जो एक बांध पड़ता है नर्मदा सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देता है। राजा भोज हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर जो कि चंदेल के शासक में बना था वो भी मध्य प्रदेश में है। मेरी मास्क मेरी सुरक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया वो मध्य प्रदेश शुरू किया। मिशन ग्रामोदय योजना जो शुरू किया वो मध्य प्रदेश शुरू किया। सांची स्तूप जो शुरू किया वो मध्य प्रदेश शुरू किया। अब हम देखते हैं सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सॉरी, मैंने सांची का स्तूप शुरू किया बोल दिया। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। अब हम देखते हैं रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। हम लोग 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, इसको 1859 में सेलेफिर्नो में इटली में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें 40,000 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। जिनेवा पर दिवस मनाया जाता है। युद्ध में घायल लोगों की मदद करने के उपलक्ष्य में हेनरी ड्यूटेंट के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। इससे पहली बार 1948 में मनाया गया, जबकि 1984 में इसको मान्यता मिली। इसका उद्देश्य था मानव जीवन को बचाना और सेहतमंद रखना। और इसका जो 2021 का जो थीम था वो टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, मतलब हम लोग एक साथ हैं, कभी रुकेंगे नहीं। इसका 2021 का थीम था। हम लोगों ने देखा रेड क्रॉस डे यानी 8 मई को मनाया जाता है। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और करंट अफेयर्स की सीरीज को भी और लोगों के पास बढ़ाइए जो कि और लोग भी देख सकें। फिर हम लोग आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल, हाल ही में स्टारशिप्स NS-15 रॉकेट लॉन्च किसने किया? स्टारशिप्स NS-15 रॉकेट लॉन्च किसने किया? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। ठीक है, अब देखते हैं स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है। हाल ही में स्पेस एक्स ने स्टारशिप NS-15 का सफलपूर्वक परीक्षण किया। स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इस कंपनी की स्थापना 2002 में हुई। इसके CEO जो हैं एलन मस्क हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा दी है? तो वो राज्य है आपका हरियाणा। और राज्य क्या है? आपका हरियाणा, जो कि कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा दिया है। हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक लाइट बनाने में सफलता हासिल हुई? यानी सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक जो कि अगले हफ्ते में भारत में भी आ जाएगी, वो कहाँ से बना है? तो रसिया से, जो कि सिंगल ही डोज में
उसकी जो क्षमता है वो 90% से ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग 10 मई का करंट अफेयर्स देखते हैं। 10 मई के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। अब देखिए हेमंत बिश्व शर्मा जो है इनमें आंसर होगा असम के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं, और सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे जी। फिर हम लोग देखते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री वही हेमंत बिश्व शर्मा। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट का। असम के मुख्य नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सखाई गोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, etc। माजली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा पुल है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के नाम से जाना जाता है, जो कि तेजपुर में स्थित है। बिहू असम का राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। असम में बिहू। असम के दो पड़ोसी देश भूटान एवं बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। असम में गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। हम लोग सेकंड देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि हम लोग इसके पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसका उद्देश्य भी बता दिया गया था। इसके उद्देश्य प्रवासी पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बताना है। ठीक है, ये बातें बता दी गई हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? अब देखते हैं बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक जो लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखे हैं दीपा हाल्डर। अब देखते हैं टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स बुक्स के बारे में देख लेते हैं। तो मनोहर पर्रिकर जो लिखे हैं ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ जो पुस्तक है लिखे हैं नितिन गोखले। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक लिखे हैं जीत थाइल। ई एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फंगिटिव्स इन लंदन पुस्तक लिखे हैं दानिश खान और रूही खान। युवा भारत द हीरोज ऑफ द टुडे पुस्तक लिखे हैं देवीर सिंह भंडारी। वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज पुस्तक जो लिखी हैं वो नेहा सिन्हा लिखी हैं। सुपारी पलायन पुस्तक लिखे हैं वो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी लिखे हैं। फिर हम 4th नंबर देखते हैं, हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में कौन सा स्थान पर शीर्ष पर रहा? तो हम देखते हैं इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये QS क्या होता है? तो एक जो रैंकिंग होता है जो कि क्वालिटी सिम्डोम्स, ठीक है, साइमन्स। हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि देखते हैं। इसमें आता है पहला मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, उसके बाद सेकंड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान की रैंकिंग, IIT बॉम्बे ने QS विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर है। IIC बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में दूसरे नंबर पर है और विश्व स्तर पर 185वें नंबर पर है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल है, भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हम लोग देखते हैं MT-30
समुद्री इंजन है और रोल्स रॉय एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि किसके साथ समझौता किया है। तो हम लोग देखते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि भारत में एक एरोनॉटिक्स कंपनी है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो रोल्स रॉय जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अपना साझेदारी किया है MT-30 समुद्री इंजनों को विकसित करने में। हम फैक्ट्स देखते हैं तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयल्स MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन एवं सेवाओं के समर्थन पर समझौता किया है। इस समझौता के माध्यम से रोल्स रॉय और HAL भारत में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार करेंगे और पहली बार समुद्र अनुप्रयोगों का क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। इसमें भारत की जो नौसेना है वो ज़्यादा विकसित हो पाएगी। हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुआ था, जो मुख्यालय है बेंगलोर में है, कर्नाटक। और उसका जो चेयरमैन है R माधवन। ठीक है, फिर हम देखते हैं 6 नंबर, फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग भी फैक्ट्स देखेंगे। फिक्की महिला संगठन का जो बनी है वो उज्ज्वला सिंघानिया हैं। कौन है जी? तो उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया महिलाओं के लिए उद्यमिता, उद्योग में भागीदारी एवं आर्थिक विकास बढ़ावा देने वाला वातावरण के निर्माण में मदद कर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे। मतलब कि इनकी जो उद्देश्य है वो बता दी गए हैं कि उद्योग पर भागीदारी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बढ़ावा देना और वुमेन एम्पावरमेंट पर बढ़ावा देना। हम कहते हैं फिक्की जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसका हिंदी हुआ। स्थापना 1987 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष जो हैं उदय शंकर है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। ठीक है, इस बात का याद, दिल्ली गलत हुआ है, मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। अध्यक्ष जो हैं उदय शंकर और संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इनका याद रखिएगा, संस्थापक 2 थे। अब हम देखते हैं IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। IOC के हम देखेंगे IOC क्या है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो PV सिंधु और मिशेल ली। ठीक है, याद रखिएगा, PV सिंधु और मिशेल ली ये दोनों जो हैं IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब IOC क्या है, हमने बताया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसकी स्थापना जो है 23 जून 1894 को हुआ। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने एक जगह है, वहाँ पर हुआ। अध्यक्ष जो हैं थॉमस वाच। ठीक है, अब 8 नंबर देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल में ही यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है। ये नया में मिला है वैज्ञानिक लोगों को यूरेनियम का, जिससे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। तो यूरेनियम 214 यानी कि यूरेनियम जो 240 है वो सबसे हल्का यूरेनियम का सबसे हल्का रूप है। ठीक है, हम लोग यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। चमत्कार श्वेत रंग की धातु है। इसका संकेत U होता है। U मतलब समझिए तो U, ओनली U। ओके, इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक मास 238।
नाभिकीय परमाणु विखंडन एवं एटम बम में इसका प्रयोग होता है। मैंने पहले ही बताया कि नाभिकीय एनर्जी में इसका, न्यूक्लियर एनर्जी में इसका प्रयोग होता है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है, ये एक जीके टाइप का करंट अफेयर्स है, ये होगा पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल में आपको दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल खोला गया है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। यह 516 मीटर लंबा, 175 मीटर ऊंचाई पर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 516 मीटर लंबा और 175 मीटर ऊंचा। ओके, अब पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। राजधानी इसकी लिस्बन, करेंसी यूरो, राष्ट्रपति जो इनके हैं रिबेलो डी सोसा, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। ओके, महान फुटबॉलर रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। टैक्स नदी पुर्तगाल में है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, जो 1492 ईस्वी में भारत आया था। पर्वत धारा योजना किस राज्य की पहल है? पर्वत धारा योजना ये प्रमुख योजना है जो कि हिमाचल प्रदेश से राज्य से जुड़ा हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य जो है उन्होंने शुरू किया था। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने तथा जल संसाधन संरक्षण हेतु इसकी पहल की शुरुआत की थी। कौन? हिमाचल सरकार ने। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी, हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसके मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर हैं, जो कि बीजेपी से, यानी कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। फिर हम लोग गवर्नर देखते हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। प्रमुख झीलें नको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, मसियाल झील आदि जो कि हैं प्रमुख झीलें हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं। प्रमुख दर्रा रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बरालाचा दर्रा। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 4 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 3 हैं, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 68 है। राजकीय पशु हम लोग देखते हैं हिम तेंदुआ। तेंदुआ का एक प्रजाति है, उसको हेम तेंदुआ हम लोग कहते हैं। राजकीय पक्षी जुराना। राजकीय वृक्ष देवदार। अब हम चलते हैं 11 मई के करंट अफेयर्स की तरफ। 11 मई के करंट अफेयर्स का पहला MCQ जो आता है कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अब देखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें सही आंसर अनुपम खेर है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सही आंसर पर हम फोकस करते हैं, अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर की फिल्म हैप्पी बर्थडे ने वर्ष 2021 का न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीता है। अब देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, उसको भी हम जिक्र कर देते हैं। 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में थप्पड़ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, जो कि हाईलाइट कर चुका गया है। एंड 30वां सरस्वती सम्मान 2020 डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाम्बे। 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को गया है। इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 जसपाल सिंह। मैड्रिड ओपन सिंगल 2021 का खिताब जीता है। हम लोग अब सीधे दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से था। अब हम दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैड्रिड ओपन ओमेन सिंगल 2021 खिताब किसने जीता? आर्याना शबालुका। ठीक है, किसने जीता? तो आर्याना शबालेंका। ओके, आर्याना शबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया की
एशरे बार्टी को हराकर पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है, किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया की एशरे बार्टी को। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल, एलिफेंट इन द नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। एलिफेंट इन द नामक पुस्तक लिखे हैं कालिक कंचालिन। ठीक है, एलिफेंट इन द पुस्तक के लेखक हैं कलिक कंचालिन। अब उसके बाद 2-3 और इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम जयशंकर। WHO ने, 4th नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। WHO ने किस देश के कोविड-19 वैक्सीन को सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? सिनोफार्म के आपातकालीन की मंजूरी दी है। सिनोफार्म जो वैक्सीन है वो चाइना के वैक्सीन है। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे सिनोफार्म को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। जो वैक्सीन है वो चाइना की है। ओके, सिनोफार्म। भारत में अभी कौन कौन सी वैक्सीन चल रही है जी? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कोवैक्सीन भारत बायोटेक का। फिर हम इम्पोर्टेंट पढ़े, पहली बार WHO ने चीन वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब हम WHO के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। स्थापना जो हुआ 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। मुख्यालय इसके जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एड्रेनॉम। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम। 5th नंबर सवाल, 11 मई का 5th नंबर। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 में टॉप 3 कौन था? लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज कार ब्रिटेन, मैक्स वेस्टपन रेड बुल रेसिंग में नीदरलैंड से थे, एंड वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड से थे। 6 नंबर देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई है? ठीक है, गोपाल कृष्ण जयंती कब मनाई? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? वो महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती 9 मई को मनाई गई है। अब हम इससे जुड़े फैक्ट को भी देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 9 मई 1866 ईस्वी को हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। समझे, इनके जुड़े 2-3 फैक्ट है जो कि हम बता दिए। अब लोग 7 से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंटरपोर्ट ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हम लोग देखते हैं वो ऐप है ID आर्ट। वो जो ऐप है वो है ID आर्ट। ओके, हम अब इंटरपोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इंटरपोर्ट देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी। मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में है। फिर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्त फॉर लाइफ। ठीक है, ये दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हम लोग देखते हैं CBSE ने लॉन्च किया है। 9th और 10th के छात्रों को मानसिक सहायता हेतु CBSE ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इससे पहले CBSE ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था। CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना 1962 में, और
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन मनोज आहूजा। फिर हम 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह किया है? तो वो नेपाल की थी, कामी रीता। ठीक है, जिन्होंने यह 25वीं बार एवरेस्ट को फतह किया था वो नेपाल से थी। कौन? कामी रीता। कामी रीता ने पहली बार 1994 में चढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 25वीं बार चढ़ाई की है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो हम लोग देखते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं कब? 11 मई को। 11 मई 1988 को ऑपरेशन शक्ति नाम से 3 परमाणु परीक्षण किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है भारत में। थीम 2021 का था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेन डेवलपमेंट। ठीक है, 2021 का जो थीम था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है जी? 28 फरवरी को। ठीक है, फिर हम 12 मई के करंट अफेयर्स देखते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया? ठीक है, 12 मई को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 2021 का थीम था अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर ए फ्यूचर हेल्थ केयर। लाइफ, सेकेंड सवाल है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? हम देखते हैं शकूर रागेर। ठीक है, शकूर रथेर इस पुस्तक का जो लेखक हैं, शकूर रथेर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं शकूर रथेर ने। इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के प्राचीन अतीत के बारे में बताया गया है। अब तीसरा देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हमने इसके पहले महिला एकल का खिताब देखा था, अब मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब देख रहे हैं, जिसमें अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता था। ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलेक्जेंडर जेवरेव जो थे जर्मनी के हैं, ने मोटेओ बर्टिनी को हराकर ये जीते थे, मेटेओ बर्टिनी को हराकर। मैड्रिड ओपन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है, मेंस डबल का खिताब जीता है मार्सेल गैरोन्स जो कि स्पेन के हैं। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब जीता है कौन? राफेल नाडाल, जिसके पहले हम लोग करंट अफेयर्स में इसके पहले वाले में देख चुके हैं, ऊपर हम लोगों ने देखा। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है हेमर हरकच। टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2021 में महिला एकल खिताब जीती है कौन? कैरोलिन मॉरिन। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका। यह भी हम लोगों ने देखा था। तो याद रखिएगा, जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उससे भी बहुत सारे जीके क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ। हाल ही में अमन ऑल तकनीक को किसने विकसित किया है? अल्मन एल तकनीक को किसने विकसित किया है? ठीक है, तो इसको DRDO ने, जो कि भारत का एक रिसर्च सेंटर है, उन्होंने विकसित किया। अल्मन एल का तकनीक विकसित किया। अल्मन एन एक आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक्सरे में कोविड बीमारी की मौजूदगी का पता लगाएगी एक्सरे से। ठीक है, DRDO ने अपने HG एकेडमीज के सहयोग से बनाया है, HCG एकेडमीज के सहयोग से, यानी DRDO और HCG एकेडमी दोनों मिलकर इस तकनीक का विकसित किए हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। मुख्यालय स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अब इसके अध्यक्ष जो हैं सतीश रेड्डी हैं।
डोज 1 मिशन टू मून कौन लॉन्च करेगा? डोज 1 मिशन टू मून, तो स्पेस एक्स जो है डोज 1 मिशन टू मून। इसके पहले हम स्पेस एक्स के बारे में ऊपर देखे थे। स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की एक कंपनी है जो कि स्पेस रिसर्च में काम करती है। अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी स्पेस एक्स डोज 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगी। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। स्पेस एक्स जो है अमेरिका का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। स्थापना जो है 6 मई 2002 को हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया है अमेरिका में। अध्यक्ष जो हैं गाल्विन सैटवेल हैं और इसके संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं, जो कि हम लोग ऊपर डिस्कशन किए थे। बुद्धा इन गांधारा नामक पुस्तक किसने लिखा है? बुद्धा इन गांधारा। ठीक है, तो सुनीता द्विवेदी ये पुस्तक लिखे हैं। द बेंच लिखे हैं मेघल मार्कल, जो कि इसके पहले वाले करंट अफेयर्स में हम लोगों ने देखा था कि द बेंच के लेखक कौन है। ऑथर ऑफ डोजन स्टोरी अनदर डोजन स्टोरी सत्यजीत रे। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। हाउ इंडिया वोट्स प्रदीप गुप्ता। 3-4 पुस्तक और तैयार कर गए। एक पुस्तक से 3-4 पुस्तक और तैयार हो गए जो कि जीके के सवाल बनते हैं इस पुस्तक से भी। फिर हम देखते हैं 7 नंबर, अरब वर्ल्ड नोबेल अवार्ड 2021 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, अरब वर्ल्ड नोबेल अवार्ड 2021 जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी है डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन। प्रथम भारतीय महिला हैं। डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन को 2019 में उनकी पुस्तक अरेबिक ऑडिशन आर्ट्स एंड फंक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है। फिर 8 नंबर देखते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसने जीता? वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 डॉक्टर शकुंतला हरसिंह। ओके, डॉक्टर शकुंतला एक भारतीय ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बांग्लादेश के छोटी नेटिव मछली पर रिसर्च हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, बांग्लादेश का एक छोटी सी नेटिव मछली है जिस पर रिसर्च करने हेतु उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब 9 नंबर पर आते हैं, मिशन हौसला किस राज्य की पहल है? मिशन हौसला ये राज्य है उत्तराखंड, इसका एक पहल है मिशन हौसला। इसके तहत लोगों में दवा, ऑक्सीजन, राशन आदि वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, इससे संबंधित बहुत सारे राज्य ने अपनी अपनी योजना शुरू की है जिसके तहत बहुत सारे जनता को लाभ मिल सके। जैसे ही ये मिशन हौसला उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, इसके तहत लोगों को दवा, ऑक्सीजन, राशन आदि वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब हम देखते हैं नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके पहले हम लोगों ने देख चुके थे, नासा के नया अध्यक्ष बिल नेल्सन ने बने हैं। ठीक है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बिल नेल्सन को शपथ दिलाई है। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC। फिर हम आते हैं 13 मई के करंट अफेयर्स पे। विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला प्रथम देश बन गया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला चाइना जो है वो प्रथम देश बन चुका है। रोडियम ग्रुप की रिसर्च के अनुसार चीन 2019 में 27% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया है। दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा स्थान भारत का है। चीन कितना किया था? 27% चीन किया था उत्सर्जन, अमेरिका 11% और भारत जो है 6.6% किया था। पास्कस 2021 भारत और निम्न देश के नौसेना के मध्य शुरू है। मतलब कि पैसेज एक्सरसाइज जो 2021 का हुआ था, भारत और किस देश के बीच में नौसेना के मध्य के शुरू हुआ था? तो वो इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया के नौसेना और भारत की नौसेना के बीच ये शुरू हुआ था पैसेज एक्सरसाइज। यह एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे बहुत सारे भारत के नौसेनाओं को, नौसैनिकों को इस युद्ध में सब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब इंडोनेशिया देखते हैं, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी जकार्ता है, करेंसी इसकी रुपया है। राष्ट्रपति इसके जो है जोको विडोडो हैं।
संसद इसको पीपल्स कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के नाम से, इसके संसद को हम लोग कहते हैं पीपल्स कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 किसने जारी किया था? रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट, तो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हम देखते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस। अध्यक्ष जो हैं फतेह विरोल हैं। इसके जो 30 मेंबर्स हैं, 30 कंट्री जो है इसके मेंबर्स हैं। फिर हम लोग फोर्थ देखते हैं कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट जारी की है। कनेक्टेड कॉमर्स की रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक है। भारत में डिजिटल वित्तीय समावेश को तेज रफ्तार करने हेतु मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया है। यह 1.3 अरब लोगों को डिजिटल सेवा उपलब्ध कराएगा। अब हम नीति आयोग देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो कि पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार और इसके CEO जो हैं अभिकांत दास हैं। ऑनलाइन फूड रिपोर्टिंग सिस्टम, 5th नंबर सवाल है। ऑनलाइन फूड रिपोर्टिंग सिस्टम को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो असम बना है, जो कि ऑनलाइन फूड का रिपोर्ट करने को कहा गया है। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का सबसे पहला मानव रहित बोट कौन बना है? ठीक है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का सबसे पहला मानव रहित बोट जो है वो मैफ्लावर 400 है। ठीक है, मैफ्लावर 400 जो है 15 मीटर लंबा, 9 टन भारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जो मानव रहित है। इससे समुद्री प्रदूषण का अध्ययन, जानवरों का पता लगाना आदि में मदद मिलेगी। किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा की शुरू की है? किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा की शुरू की है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। CEO अजय कंवल है और टैगलाइन है इसकी पैसे की कदर। टैगलाइन हर एक बैंक का टैगलाइन है, इसका टैगलाइन है पैसे की कदर। हाल ही में किस बैंक ने CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट EVO को लॉन्च किया है, यानी चैटबॉट EVO को लॉन्च किया है? तो हम देखते हैं HDFC बैंक जो थे वो अपने CSC पर यानी डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट EVO को लॉन्च किया है। इसका अब HDFC के बारे में देखते हैं। स्थापना जो है इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। CEO शशिधर जगदर्शन है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, इसे इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर MSME चुना गया है। हाल ही में 9th नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में ई-संजीवनी OPD को किसने विकसित किया है? ई-संजीवनी OPD को विकसित किया है CDAC ने। ठीक है, CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ई-संजीवनी एक OPD एक टेलीमेडिसिन सर्विस है जो फ़ोन पे आपको किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी, दवाई दी जाएंगी, दवाई की जानकारी भी दी जाएगी, जिसको हम लोग टेलीमेडिसिन कहते हैं। ऑनलाइन जानकारी देने का काम करेगी यह सुविधा, बताया मैंने। फिर 10th नंबर हम देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2022 में भारत का GDP कितना रहेगा इसका अनुमान लगाया है। तो हम देखते हैं 10.1% रहेगा GDP ग्रोथ भारत का। हम देखते हैं नोमुरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में GDP जो ग्रोथ रेट था 10.8 था। इसका मतलब कि GDP ग्रोथ 0.7 घटेगा इसके अनुसार, नोमुरा के अनुसार। फिर मॉडिज के अनुसार GDP ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 9.3 रहेगा।
अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 का स्थापना हुआ था। मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस। फिर 14 मई का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाता है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो रेडा को, ठीक है, EREDA, रेडा को दिया गया है, आपको सम्मानित किया गया किससे? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021। IRDA रेडा का फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं फेसिंग द माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? डेलियन जेम्स, ठीक है। फिर देखते हैं इंडियाज फर्स्ट माइक्रोमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश। अब देखते हैं यहाँ पे देख लिए माइक्रोमाइकोसिस, ठीक है। ये एक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने में मदद करेगा। ब्लैक फंगस एक आँख की बीमारी है जो कि कोरोना काल में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पर पुमोरी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी है। चोटी स्थित कहाँ है? बलजीत कौर एवरेस्ट की पर्वतमाला की चोटी पर पुमोरी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी है। यह चोटी जो स्थित है नेपाल में स्थित है। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश की हैं। एवरेस्ट पर्वतमाला में 4 चोटियाँ हैं, नुपुत्से, पुमोरी, लोहित्से और एवरेस्ट। तो पुमोरी पर चढ़ी हैं, प्रथम महिला बनी हैं। हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? टेस्ट क्रिकेट में भारत का स्थान फर्स्ट पे है। हाल ही में किस देश में स्थित सिनाबांग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है? तो इंडोनेशिया, ठीक है। हाल ही में पहली बार ब्रिक्स UWG बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। आश्वासन योजना किसकी पहल है? तो CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना काल में इसके हेतु मदद दिया है, ठीक है। हम देखते हैं आश्वासन योजना देखें। उसके बाद से हम लोगों ने अभी पहली बार ब्रिक्स EWG का बैठक जो होगा नई दिल्ली में होगा। तो हम लोगों ने देखा करंट अफेयर्स एक हफ्ते का, यानी 7 मई से 14 मई का हम लोगों ने करंट अफेयर्स देखा। ये जो करंट अफेयर्स है ये आपको BHU का एंट्रेंस, AU का एंट्रेंस और अन्य भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे, ज़रूरी कंफर्म काम आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, काम नहीं आएंगे। तो आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए और जो भी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो PDF है ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएंगे, फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे या टेलीग्राम पे ग्रुप पर भी चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ जाके जुड़े और हम लोग फिर क्विज भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।